नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रिज हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका आपको अनुवाद भाग 4 भी लेकर के आऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। हम लोग सुभाषतानी पाठ को पढ़ रहे हैं। सुभाषतानी पाठ में हमारा आज चौथा भाग चलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक के, अर्थात कक्षा 7वीं से कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में बहुत सुंदर सुंदर नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स आपको प्राप्त कैसे होंगे, किस काम में आएंगे, तो वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही होंगे उपयोगी। ध्यान रखिएगा। वो आपको नीचे जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा। आज की क्लास जो हमारी रहेगी वो सुभाषतानी की रहेगी। सुभाषतानी में हम लोग पढ़ रहे थे भाग 4। ठीक, ध्यान रखिएगा। कक्षा 10वीं संस्कृत सैमुसी द्वितीयो भागा सुभाषतानी अनुवाद भाग 4। चलिए क्लास पर चलेंगे और क्लास में 7 नंबर का श्लोक होगा। मतलब हम लोग 6 श्लोक पढ़ चुके थे और भाग 3 हमारे हो चुके थे। इसमें ध्यान रखना है कि सुभाषित वचनों का मतलब ही होता है ऐसी कहावतें जो सत्य घटनाओं पर आधारित होती हैं। सत्य घटनाओं पर आधारित होने का मतलब, और अनेक ग्रंथों से उठाकर के यहां पर आपको ये सुभाषित श्लोक दिए जा रहे हैं। सुभाषित श्लोक का मतलब ही है सुभाषितानी। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अब 7वें नंबर का हमारा श्लोक है। क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्विता यदि वैवात फलम न अस्ति छाया कैन निवार्यते। देखो, इसको पहले आराम से पढ़िएगा। आराम से पढ़ने के बाद अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि ये 2 शब्द हैं, इनको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो पढ़ने की कोशिश करना है। फलच्छाया समन्विता। ठीक है। यदि वैवात फलम न अस्ति छाया कैन निवार्यते। ठीक है ना। अब यहां उन्होंने कहा, इसका पहले हम उच्चारण करेंगे। बहुत सुंदर तरीके से श्लोकों का उच्चारण करिए तो बहुत ही आनंद आता है। ध्यान रखें, आनंद कैसे आएगा कि सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्विता यदि वैवात फलम नास्ति छाया कैन निवार्यते यदि वैवात फलम नास्ति छाया कैन निवार्यते। सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्विता यदि वैवात फलम नास्ति छाया कैन निवार्यते छाया कैन निवार्यते। देखिए कितना सुंदर तरीके से उन्होंने इसमें बतलाया है कि सेवितव्य मतलब, सेवितव्य मतलब होता है सेवा करके जिसे पाल लिया जाए, पाला पोसा जाए। ठीक। महावृक्षा अर्थात आप एक छोटे से पौधे को लगाने के बाद उसकी सेवा करेंगे और जब वह क्या बनता है, बोले महावृक्षा। महावृक्षा और महावृक्षा फलम छाया समन्विता, अर्थात हमारी एक इच्छा रहती है उसमें क्या, फल छाया, वो फल भी देगा और छाया भी देगा, दोनों से समन्वित होगा वह महावृक्ष। वह बड़ा होकर के फल भी देगा, छाया भी देगा। लेकिन किसी कारणवश यदि वैवात, यदि किसी कारणवश वह फलम ना अस्ति, फल नहीं देता है, यदि वह फल नहीं देता है तो उसको व्यर्थ ना माने, क्योंकि छाया कैन निवार्यते, कोई रोक नहीं सकता है उसको छाया देने से। फल नहीं देगा चलेगा, लेकिन छाया देने से कोई उसे रोक नहीं सकता। मतलब उनका कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आपके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो निश्चित है कि उसका कुछ ना कुछ तो आपको परिणाम मिलेगा ही। तो यहां पर आपने वृक्ष का सेवन किया, वृक्ष को पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन फल नहीं दिया, कोई जरूरी नहीं, लेकिन छाया तो दे रहा है ना, और एक के लिए नहीं सबके लिए दे रहा है। ध्यान रखना। तो यहां पर उन्होंने कहा कि सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्विता और यदि वैवात फलम नास्ति छाया कैन निवार्यते।
सेवितव्य, सेव धातु से सेवितव्य, तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है और यहां पर बन गया है सेवितव्य। यहां सेवितव्य है और ओ बन गया है, विसर्ग के स्थान पर ओह बन गया है, मतलब यहां सेवितव्य, सेवितव्य, सेवितव्यम ऐसे बनेगा आपका सेव धातु से। सेव धातु रहेगी और तब्यत प्रत्यय रहेगा, तब्यत, ठीक है ना। तो यहां पर आपका बनेगा पहले सेवितव्यम, वो सेवितव्या पुल्लिंगवाची, स्त्रीवाची बनेगा सेवितव्या और नपुंसक लिंग में बनेगा आपका सेवितव्यम, सेवितव्यम। तीनों लिंगों में काम करेगा ये, ध्यान रखिएगा। तो सेवितव्यः, सेवितव्या, सेवितव्यम। यहां आपका पुल्लिंगवाची है, विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है, ओ हो गया है, अर्थात विसर्ग संधि का योग हो गया है। ठीक, फिर लिखा हुआ है महावृक्षा। महावृक्षा में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है, महावृक्षा, ठीक है ना। फिर इसके बाद फल छाया समन्विता, फल फल फिर छाया, फल छाया विसर्ग संधि, अर्थात आ के बाद अगर छा आने पर तो बीच में यहां हमारा चा आ जाता है। ठीक, छे चा सूत्र से, कौन से छा से, छे चा सूत्र से यहां पर बीच में चा आ जाता है। छा अगर बाद में हो तो चा आ जाता है। फल छाया, फल प्लस छाया, ठीक, फल प्लस छाया लिखा हुआ है और यहां छे चा सूत्र लगेगा, छे चा। इसने ये कहा है कि अगर स्वर के बाद दूसरे पद में अगर छा मिलता है तो छा से पहले क्या हो जाता है, चा हो जाता है। देखें यहां पर आ है ना, स्वर है और स्वर के बाद छा है तो यहां चा आ जाएगा और छाया जुड़ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, और कौन सा है, जैसे अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, तो इधर स्वर है कि नहीं, अनु में उ है, अनुच्छेद भी बनता है, अनु प्लस छेद। यहां देखो स्वर से, स्वर के बाद में छा है तो इसमें भी चा आ जाएगा, अनुच्छेद बनेगा। और इसी में आ जाएगा परि प्लस छेद, क्या बनेगा, परिच्छेद। यहां भी ई है, ई के बाद छा है तो यहां बनेगा आपका परिच्छेद, बनेगा कि नहीं। तो इस प्रकार से ये हमारा यहां छे चा सूत्र से क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा। चलिए बात कर रहा हूं मैं आगे। आगे दिया हुआ है हमारा समन्विता, फल छाया समन्विता, फल और छाया के समन्वित रूप को बोले महावृक्ष। वृक्ष से एक ही आशा होती है, फल देगा। ठीक, फिर लिखा है यदि वैवात, वैवात में पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, वैवात फलम, फल ना अस्ति, फल को नहीं देता है, फल नहीं है, ना अस्ति, ना प्लस अस्ति बराबर ना अस्ति, ना प्लस अस्ति, तो यहां पर आ हो जाएगा, ना में से क्या निकल जाएगा, आ निकल जाएगा। ठीक, आ और अस्ति का आ निकल जाएगा, प्लस आधा शा और ती बन जाएगा। फिर इसमें आप आ और आ को जब जोड़ेंगे तो दीर्घ संधि बनेगी और यहां बन जाएगा हमारा बड़ा आ। आप देखें यहां पर ना बचा हुआ है और यहां पर आधा शा और ती, इसको जोड़ेंगे तो बनेगा आपका क्या, ना, और यहां सीधे सीधे जुड़ जाएगा स्ति, नास्ति। कौन सी संधि होगी यहां, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि होगी। और दीर्घ संधि का सूत्र जो आपका होगा वो कौन सा होगा, अकह सवर्णे दीर्घा, यहां पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा क्या, छाया केन, केन कहां का रूप लगा हुआ है, कहा, कम केन, कह कम केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन, कह कम केन कस्मई कस्मात कस्य कस्मिन। तो केन लगा हुआ है तृतीय विभक्ति, कहां का लगा हुआ है, तृतीय विभक्ति का सूत्र लगा हुआ, तृतीय विभक्ति का रूप लगा है केन, और किम सर्वनाम का रूप है, निवार्यते, निवार्यते, ब्री धातु से यहां पर वार्यते बना हुआ है, नि उपसर्ग लगा हुआ है, नि प्लस ब्री प्लस तिप,
तो निवार्यते, निवार्यते, एते, निवार्यन्ते। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाचक की क्रिया के रूप में यहां लगा हुआ है। इसके बाद देखेंगे अन्वय। अन्वय का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम। अन्वय का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित क्रम। और व्यवस्थित क्रम को सही अर्थ प्रतीत कराने के लिए अन्वय लिखा जाता है। लेकिन ये जो श्लोक होते हैं ये छंदोबद्ध रचना होती है। इसमें यति, गति, तुक, गण आदि का प्रयोग होकर के ये हमारा क्या बनता है? श्लोक बनता है। इनमें हम शब्दों का स्थानांतरण करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे यहां लिखा हुआ है फलच्छाया, तो फलच्छाया समन्विता अलग हो गया। महावृक्षा यहां था तो यहां आ गया। सेवितव्य पीछे आ गया। ठीक। फिर लिखा हुआ है देवात। ठीक, दैवात यदि फलम नास्ति वृक्षस्य छाया कैन निवार्यते। अगर भाग्यवश, यदि भाग्यवश या संयोगवश, ठीक, यदि वह फल नहीं देता है तो फिर उसकी छाया बोले कहां जाएगी? छाया तो देगा ना। यहां देखें वृक्षस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ठीक, आगे देखें इसका शब्दार्थ देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सेवितव्य का मतलब संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण, वृक्षों की संरक्षण करना चाहिए। दैवात का मतलब भाग्य से, निवार्यते का मतलब रोकी जाती है, रोकी जाती है या रोकी जाता है। ठीक, अर्थात बोले उसकी छाया को रोका नहीं जा सकता। अनुवाद देखेंगे फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हम लोगों को वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। उनका कहने का मतलब है कि आपके द्वारा अगर किसी वृक्ष का संरक्षण किया गया है, उसको पाला पोसा गया है, तो यदि भाग्य से वह फल नहीं भी देता है, वह आपने तो खूब स्वार्थ से लगाया है कि इससे फल मिलेंगे और छाया मिलेगी, लेकिन यदि वह भाग्यवश फल नहीं देता है तो छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है? अर्थात कोई भी उसकी छाया को नहीं रोक सकता। अर्थात छाया को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। छाया तो उसको देनी पड़ेगी, छाया उसको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रत्येक वृक्ष छाया होता है और छाया परोपकार के लिए ही तो जीते हैं। नदियां हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे समुद्र हो, बादल हो, मेघ हो, सब परोपकार के लिए जीते हैं। मेघ परोपकार के लिए बरसते हैं, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, वृक्ष परोपकार के लिए ही फलते फूलते हैं, छाया देते हैं। तो ये परेशान उपकार है इति परोपकार। आगे देखेंगे अनुवाद के बाद हमारा क्या रहेगा? 8 नंबर का श्लोक रहेगा। अब अगले श्लोक में उन्होंने क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि इस श्लोक का तात्पर्य क्या है, हमारे जीवन में क्या है। जैसे मान के चलिए इसके पहले वाला श्लोक पढ़ के आए हैं तो वो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अर्थात आपका सुभाषित श्लोक है, पाठ के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो परीक्षा में आना तो निश्चित ही है, लेकिन जीवन के लिए भी हमें यह सीख मिलती है कि वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। अब इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, आमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम, अनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। अब यहां देखेंगे क्या उन्होंने कहा, थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश किया करें। आप लोग साथ में पढ़ेंगे तो अच्छा लगता है और आप पढ़ते भी होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर साथ में गायन और वाचन के साथ अगर साथ में वाचन किया जाए तो एक सामूहिक वाचन जिसे बोलते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा इसका वाचन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः, योजकस्तत्र दुर्लभः। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलमौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः, योजकस्तत्र दुर्लभः। अर्थात क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा कि इस श्लोक के माध्यम से यहां कवि क्या कहना चाहते हैं, क्या हमें संकेत करना चाहते हैं, क्या हमें ऐसी सुभाषित कथन कहना चाहते हैं जो जीवन के लिए भी उपयोगी हो और हमारी इस 10th क्लास के लिए भी उपयोगी हो। ध्यान रखें, उन्होंने कहा आमंत्रम अक्षरम न अस्ति। संसार में ऐसा कोई भी
अक्षर नहीं बना जिसका कोई मंत्र ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई तात्पर्य ना हो। अर्थात बिना मंत्र के कोई अक्षर नहीं है। कहीं ना कहीं वो आपके जीवन के लिए एक मंत्र है। अगर आपने आ सीखा है तो आ का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ठीक, तो अमंत्रम अक्षरम न अस्ति, बिना मंत्र के कोई भी अक्षर नहीं है। अर्थात जितने भी अक्षर हैं सभी कैसे हैं? मंत्र से युक्त हैं, अमंत्र नहीं है, मंत्र से युक्त हैं। ठीक, फिर उन्होंने क्या कहा? नास्ति मूलम अनौषधम। मूल माने होता है जड़, मूल का मतलब क्या होता है? जड़, और ना अस्ति का मतलब नहीं है। अर्थात कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जो अनऔषधम, बिना औषधि के हो। अर्थात जितने भी जहरीले से जहरीला वृक्ष भी होगा तो उसमें औषधि के गुण जरूर होंगे। कितना भी खराब वृक्ष हो, लेकिन उसकी जब जड़ से निकाला जाएगा तो उससे कोई ना कोई औषधि जरूर बनेगी, कोई ना कोई दवा जरूर बनेगी, वो किसी ना किसी चीज का तोड़ जरूर होगा। तो उन्होंने कहा कि नास्ति मूलम अनौषधम, बिना औषधि के कोई भी जड़ नहीं है। फिर अयोग्य पुरुषा न अस्ति, मतलब इस संसार में कोई भी अयोग्य पुरुष नहीं है। समझ रहे ना? अयोग्य का मतलब कोई भी अयोग्य या मूर्ख नहीं है। कोई भी अगर सोचे कि ये अनपढ़ है, निरक्षर है, अयोग्य है, किसी काम का नहीं है, तो संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है। नास्ति योजिका तत्र दुर्लभा, बस फर्क है तो क्या, उस पुरुष का, उस दुर्लभ पुरुष को परखने का गुण नहीं होता, उसको समझ नहीं पाते। उसके अंदर के गुण को अगर समझ लिया तो समझ लेना उसको परखने वाला कोई चाहिए। जो अयोग्य है उसको परखने वाला कोई चाहिए तो समझ लेना। मतलब ऐसा हमारा कहा जाता है कि कोई हीरे की पहचान कोई जोहरी ही कर सकता है। ठीक, तो उसी प्रकार से अगर कोई अयोग्य पुरुष है और उसको कोई समझने वाला, परखने वाला व्यक्ति मिल जाए तो उसमें भी कोई ना कोई तो गुण जरूर होगा। अगर जैसे लगता है कि वो अयोग्य है तो उसको परखने वाला कोई व्यक्ति ऐसा हो कि उसको परख ले तो उसमें कोई ना कोई तो गुण जरूर होगा। उनका कहने का मतलब ये है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, मतलब कोई भी अक्षर बिना मंत्र के नहीं है। नास्ति मूलम औषधम, नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी जड़ बिना औषधि के नहीं है। अयोग्यः पुरुषा नास्ति, संसार में कोई भी अयोग्य पुरुष नहीं है। और योजिकः तत्र दुर्लभः, अर्थात उसको खोजने वाला, उसको परखने वाला कोई दुर्लभ व्यक्ति मिल जाए तो उसमें भी कोई ना कोई गुण जरूर होगा। ठीक, चलिए आगे देखें। उन्होंने यहां पर देखे अमंत्रम प्लस अक्षरम, ऐसे बनेगा अमंत्रम अलग हो जाएगा और अक्षरम अलग हो जाएगा, मतलब यहां व्यंजन संधि हो जाएगी। माँ में आ मिल जाएगा तो यहां अक्षरम बन जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है नास्ति, ना प्लस अस्ति बराबर नास्ति। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं नास्ति, नास्ति दीर्घ संधि, आकाशवर्ण दीर्घ, फिर यहां पर नास्ति, फिर यहां दीर्घ संधि, ना प्लस अस्ति बराबर नास्ति। मूलम अलग हो जाएगा, अन औषधम अलग हो जाएगा। मूलम और अनौष, अन प्लस औषधम, अन प्लस औषधम दिया हुआ है। तो मूलम यहां शब्द है, अन उपसर्ग है, औषधम माने औषधम, औषधि। तो यहां इसको जोड़ेंगे, इसको पहले इसमें जोड़ दीजिए तो अन औषधम, अनौषधम, इसका मतलब बिना औषधि के, और मूलम मतलब जड़, तो आ इसमें मिल जाएगा तो मूलम का मा पूरा हो जाएगा, मा। ठीक, ला और मु, मूलम अनौषधम, मूलम अनौषधम, समझ में आ गया। फिर लिखा है अयोग्य, अयोग्य अर्थात जो ना हो योग्य वही है अयोग्य। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन, पुरुषा में
रामः के समान, जैसे रामः रूप बनता है वैसे ही बनेगा हमारा पुरुषः। प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? पुरुषः। फिर इसके बाद नास्ति आ गया है। क्या आया है? ना अस्ति। ना प्लस अस्ति बराबर नास्ति दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे योजकः, यहां विसर्ग संधि। योजकः में क्या दिया हुआ है? विसर्ग संधि, और योजकस्तत्र दुर्लभः बन जाएगा। तो यहां पर देखें योजकः प्लस तत्र, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्जनीय से सह, विसर्जनीयस्य सह। तो विसर्ग के स्थान पर श कर देंगे, बनेगा क्या बनेगा? योजक श प्लस तत्र हो जाएगा। फिर इसमें सा के स्थान पर कुछ नहीं करना है, सा आधा है तो आधा ही रहेगा, योजक आधा सा और यह योजकस्य बनेगा ना। तो यहां पर बन जाएगा आपका योजकस्य। ठीक। दुर्लभा प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और दुह प्लस लभा, तो यहां आपकी विसर्ग संधि, दुह प्लस लभा। विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा और र यहां आपका लिख दिया जाएगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद देख पा रहे होंगे रकार का होगा ऊर्ध्वगमन, जल तुम्बिका नायन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम। दुर्लभा विसर्ग संधि बन जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। यहां पर अब देखेंगे, यहां पर अन्वय, अन्वय का मतलब व्यवस्थित क्रम, और व्यवस्थित क्रम को आप देखेंगे। अमंत्रम अलग हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, अक्षरम द्वितीय विभक्ति, नास्ति दीर्घ संधि, अनौषधम अलग हो जाएगा, मूलम माने जड़ को, नास्ति माने जड़, नास्ति नहीं, अयोग्य पुरुषः प्रथमा का एक वचन, नास्ति फिर आ जाएगा, तत्र अव्यय है, योजकः या खोजक करने वाला, जोड़ने वाला, पकड़ने वाला, परखने वाला, दुर्लभ अर्थात बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति। ठीक है। चलें आगे देखेंगे, इसमें भावार्थ आप देखेंगे, इसका अनुवाद, अनुवाद में क्या कहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा शब्दार्थ जान लीजिए। देखें, अमंत्रम मंत्रहीनम, मूलम जड़, अनौषधम माने औषधि से रहित, योजकः माने जोड़ने वाला, योजकः मतलब जोड़ने वाला। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, अनुवाद को देखें। अनुवाद में क्या दिया है, ध्यान से देखें कि कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, कोई भी अक्षर, संसार का कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, और कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं है, उसमें कोई ना कोई तो औषधि का गुण जरूर होगा। पुरुष अयोग्य नहीं है, पुरुष अयोग्य नहीं होता है, वहां जोड़ने वाला अर्थात परखने वाला पारखी दुर्लभ है, अर्थात ऐसा पारखी दुर्लभ है जो इसके गुणों को परख करके एकत्र कर उनका प्रयोग कर सके। प्रयोग करने वाला पुरुष अयोग्य नहीं होता, ध्यान रखिएगा, बस परखने वाला व्यक्ति चाहिए, समझने वाला व्यक्ति चाहिए। अगर वो समझ गया तो समझ लेना, बेड़ा पार हो गया। जैसे आप लोगों ने देखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को परख लिया था किसने, चाणक्य ने, तो परख लिया, तो वो तो अयोग्य नहीं होता। किसी को अयोग्य बताने से पहले उसके समस्त जीवन को, उसके जीवन के अंदर प्रवेश करके हमें उसको भांप लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके बारे में जान लेना चाहिए, वही हमारे लिए उपयुक्त है। चलिए अनुवाद के बाद, चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आऊंगा इसका अनुवाद भाग 5। आप लोग पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। धीरे धीरे गति प्रदान कर रहे हैं हम लोग सिलेबस की ओर, आपकी परीक्षा भी आपकी ओर आकर्षित हो रही है और अग्रेसित भी हो रही है, चली आ रही है। तो बिल्कुल भी आपको भी विलंब नहीं करना है, लेट नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहना। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी आप संबंधित हो, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स आपकी तत्परता के लिए, आपकी सहानुभूति के लिए, आपके हर एक समाधान के लिए मैग्नेट ब्रेन्स तैयार है।
तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 7 से लेकर के 12 तक की संपूर्ण कक्षाएं यूट्यूब पर देता है निःशुल्क। निःशुल्क का मतलब होता है 100% फ्री एजुकेशन, आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता। ध्यान रखिएगा, निःशुल्क का मतलब ही है कोई भी रुपया पैसा आपको नहीं भरना होता है, और YouTube पर आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है, सभी विषय हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के, बिल्कुल 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 फ्री। तो ध्यान रखिएगा, बस उसके लिए आपको क्या करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बस आपको इतनी बात और ध्यान रखना है कि परीक्षा के लिए आपकी क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि मैं भी कुछ बताने वाला हूं आपको, आपके हित की ही बात। ठीक, मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा आप लोगों के लिए कक्षा 7वीं से कक्षा 12वीं के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के निर्देशन में, मार्गदर्शन में बहुत अच्छे नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वह नोट्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने के लिए कारगर होंगे। तो उनकी जानकारी आपको तत्काल लेना है। वो जानकारी आपको कैसे मिलेगी, आप जैसे ही जाएंगे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। आपको सारी जानकारी वहां से लेना है और इस नोट्सों के बारे में जानकारी लेना है। फिर क्या करना है, और सबसे पहले तो आपको इनको शेयर करना है। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा एक भी अगर परोपकार हो रहा है, क्लास 7 से लेकर के 12 तक के हमारी सारी चीजें हैं, तो रिश्तेदार, सगे संबंधी, भाई बहन, मित्र यार, सबके लिए यह उपयोगी है। तो आप ये सारी सूचना सबको बता सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के समय अगर आप किसी की हेल्प कर देते हैं तो वो आपको जीवन पर्यंत नहीं भुला सकता है। ध्यान रखिएगा, बस आप लोग पढ़ते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।